हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के गवर्नर जनरल सीरीज़ के पर बात चल रही थी। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा ये 6वां पार्ट होने वाला है। 6 पार्ट। हमने पहले 5 पार्ट में गवर्नर जनरल आपको बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल को हमने किया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, जो कि दोनों पास पास में थे और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं और माने भी जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी का तो इकोनॉमिक पर्पस से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में ऐसा इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट किया। और लॉर्ड कैनिंग के समय तो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा नोटिफिकेशन था कि हमारा ऑफिशियल चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो कि SBM हिस्ट्री आप लोग देख रहे हैं, QR लगा भी है, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन वगैरह NTA का जो भी होता है और हमारे चैनल का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को देते रहते हैं। तो वीडियो बढ़ने से पहले अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, क्योंकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए देर ना करते हुए हम गवर्नर जनरल के सीरीज़ पर, या बोले तो गवर्नर जनरल के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें हमारा होने वाला है सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिगिन फर्स्ट, जो कि 1862 से 63 तक रहता है। तो 1 साल रहता है। स्टार्टेड बाय स्टॉम्पिंग। सॉरी, आप लोग थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेंगे। स्टार्टेड स्टॉम्पिंग केवल है, तो इसने स्टॉम्पिंग टैक्स है, सॉरी, तो इसने स्टॉम्पिंग पर टैक्स स्टार्ट कर दिया था लेना। और वहाबी मूवमेंट या रिवोल्ट 1883 में होता है, और इसका प्लेस होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड बंगाल। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी होता है और बंगाल में भी होता है, 2 जगह होता है। तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट वाज द सन लॉ ऑफ लॉर्ड दरहम। लॉर्ड दरहम का ये दामाद होता है और आथर ऑफ फर्स्ट, जो कि ये दरहम क्या होते हैं, दरहम ये फर्स्ट रिपोर्ट, दरहम रिपोर्ट के ऑथर होते हैं। और ये रिपोर्ट हमारा होता है रिपोर्ट ऑन सेल्फ गवर्नमेंट इन कनाडा। कनाडा पे सेल्फ गवर्नमेंट का रिपोर्ट होता है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा अगर जान लेंगे, लॉर्ड दरहम का ये दामाद होता है बस। डाइड इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इनकी डेथ हो जाती है 1863। तो आप अगर यहाँ टाइम लाइन याद करे रहेंगे तो डेथ एक्चुअली आप पकड़ लेंगे, और यहाँ पे इंडिया में ही इनका डेथ होता है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल पर, सर जॉन लॉरेंस, 1863 से 69 तक। द वार विद द भूटान इन 1865 में भूटान के साथ वार होता है, और यही गवर्नर जनरल रहते हैं उस समय। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन्वेक्टिव। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में। और इन द केस ऑफ अफगानिस्तान के वार के समय पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो कि ये एडॉप्ट करता है। और ये होता क्या है, एक क्लियर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन मीन्स
स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो। फाइमाइन इन उड़ीसा 1866, ए फाइमाइन मिशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन कैंपेल, जो कि ये जॉन कैंपेल के नाम से ही, तो एक कैंपेल कमीशन के नाम से रहता है, तो इसके चेयरमैन जॉन कैंपेल ही होते हैं। और ये फाइमाइन कमीशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हो गया, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे रख सकते हैं। कभी कभी कमीशंस के क्रोनोलॉजी में फॉर्म में आ जाते हैं क्वेश्चंस, और एनटीए क्रोनोलॉजी का बहुत ही उसका चुनिंदा बोल सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन बनाने का रखता है। ये टेरिबल फाइमाइन स्टक राजपुताना बुंदेलखंड रीजन 1868-69। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड रेलवे, तो ये बड़े मात्रा में कंस्ट्रक्शन करता है कैनाल्स एंड रेलवे का। पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पास होता है आपका इन्हीं के टाइम पीरियड में। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी हम आप लोगों को एक ट्रिक बता देंगे, तो लॉरेंस से लगभग रिपेन तक का हम ट्रिक आप लोगों को बता देंगे, तो ये थोड़ा सा इजीली हो जाएगा याद करने में। कई बार ये याद रहते हैं बट कंफ्यूज कर देते हैं हमें कि पहले मेयो होगा कि पहले नॉर्थब्रुक होगा कि पहले लीटन होगा, पहले लॉरेंस होगा। तो देखते हैं अभी लास्ट में आप सभी को ट्रिक बताएंगे, तो उससे आप इजीली वे में याद कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन वाज कंडक्ट इन 1872 में ये कंडक्ट होता है सेशन। तो सेंसस हमारा पहली टाइम में 1872 में कंडक्ट कराया जाता है, जो कि ये सेंसस को बोले तो जनगणना। मयो कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन अजमेर, तो और ये किस लिए होता है? फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ किंग, इंडियन किंग के चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के लिए होता था। इस्टेब्लिशमेंट किया था मयो ने। और मयो कॉलेज वाज फॉर्मली इनोग्रेटेड इन 1875 में। पहले ही इनोग्रेट हो चुका था, बट लॉर्ड मयो ने इसे एक ऑफिशियल कॉलेज मान लिया। और इसके फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं एस.टी. जॉन। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड इन इंडिया बाय मयो रिवॉल्यूशन ऑफ 1870। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग हिज टेनर ही वाज स्टेबल डेथ बाय अफगान पठान एंड अंडमान आइसलैंड। इसका डेथ कहाँ होता है? अंडमान आइसलैंड में होता है 1872 में। तो ये भी अपने इंडिया में इनका भी डेथ होता है। मयो स्टार्टेड गिविंग द टाइटल ऑफ राय बहादुर खान बहादुर टू इंडियंस के जो भी राय बहादुर खान बहादुर अदर जो भी टाइटल होते थे उनको इंड कर दिया था। सॉरी, इंड नहीं, देना स्टार्ट कर दिया था। नेशनलाइज द रेलवे डिपार्टमेंट, और ये रेलवे डिपार्टमेंट को नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकरण कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारा नॉर्थब्रुक आ जाते हैं, जो कि 1872 से 76 तक होते हैं। इनका रियल नेम ध्यान रखने की बात है, थॉमस बेरिंग होता है। इन 1873 और 74 देयर वाज ए फाइमाइन इन सम पार्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल और बिहार में फाइमाइन आता है। और एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम बर्मा से राइस का इंपोर्ट किया जाता है, मतलब इंडिया में मतलब वही बिहार और बंगाल में, जो कि बहुत तगड़ा फाइमाइन होता है।
कुका रिवोल्ट इन पंजाब 1872, कुका रिवोल्ट भी होता है हमारा पंजाब में 1872 में। नॉर्थब्रुक रिजाइंड इन 1876 ड्यू टू पीएम डिज़रायली इंस्टेंस इन नेगोशिएटिंग ए ट्रीटी विथ अफगान रूलर शेर अली ना चिफ्टन, अफगान चिफ्टन होता है अफगान का मुख्य शेर अली होता है। तो उसी से इस पर जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री डिज़रायल ने इसे जोड़ दिया कि आप अफगान के सरदार से, अफगान के चीफ से, शेर अली के साथ आप ट्रीटी कीजिए। बट इसी कारणवश ये लेना नहीं चाहता था, ट्रीटी करना नहीं चाहता था। इसी के कारण वो रिजाइन दे देता है अपने गवर्नर जनरल से। लॉर्ड लीटन 1876 से 78, चार ईयर का केवल गैप रहता है इन दोनों में। उसमें भी लॉर्ड मेयो में 3 ईयर है, नॉर्थब्रुक में 4 ईयर, इसके बाद लीटन में 4 ईयर, फिर रिपन भी आएगा तो उनके में भी 4 ईयर। लीटन वाज रिएक्शनरी वायसराय हु एक्शंस एजुकेटेड द इंडियन मासेस। तो इनका प्रतिक्रिया एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रतिक्रिया वायसराय थे और इनके कार्यों से भारतीय जन में एक मॉस मूवमेंट का विकास हो गया, या बोले तो मूवमेंट या फिर आंदोलन, जो कि एक मॉस लेवल पर दिखाई दिया। द ग्रेट फाइमाइन इन डेक्कन 1876 और 78, और डेक्कन में भी आता है फाइमाइन। काफ़ी इधर फाइमाइन आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। और ए फाइमाइन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप रिचर्ड स्ट्रेची का फाइमाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले ईयर ही आ गया था कि स्ट्रेची किससे रिलेटेड है। तो एक स्ट्रेची एजुकेशन से भी रिलेटेड है, बट ये फाइमाइन से है, तो हमें याद रखने वाली बात है। 1880 में आता है। द ग्रैंड दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1877, जो कि ये इम्पोर्टेंट होने वाला फर्स्ट दिल्ली दरबार है। अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876 द टाइटल और क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी जाती है। और ए रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876 के अकॉर्डिंग इनको कब दी जाती है? 1 जनवरी 1877 में। पासेस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पास होता है। और ये नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमें सब डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सारे एग्जामों में। और इंडियन आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 अंडर सेक्शन 11 के अंडर क्या होगा? पनिशेबल फॉर द कीप ऑफ आर्म्स एंड ट्रेड वेपन्स विदाउट लाइसेंस। मेन इसमें यही होता है कि लाइसेंसी लाने का नियम बना देता है, जो कि बिना लाइसेंस के हम ना तो आर्म रख सकते हैं, ना तो इसका ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें ये सब करने के लिए पास बनवाना होता था। In 1878 the maximum age for admission to civil services exam was reduced from, पहले सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता था वो 21 मैक्सिमम एज होता था, उसे रिड्यूस करके 19 कर दिया।
इसी के समय सेकंड एंग्लो अफगान वार होता है, जो कि 1878 से 18 तक चलता है। और इसी में फॉरवर्ड पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्ड पॉलिसी का ये उपयोग करता है। लेटेंट परस्यूइंग फ्री ट्रेड पॉलिसी पॉलिसी इस्टेब्लिश करता है या स्टार्ट करता है या इंट्रोड्यूस करता है। एबोलाइज्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इसमें जो टैक्स होते थे इंपोर्ट के वो सभी को इंड कर देता है 29 आइटम्स को। और हाफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन टेक्सटाइल, और हाँ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन टेक्सटाइल, तो ये वस्त्र उत्पादन पे हाफ लगा देता है टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स। और 1879 द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज वाज स्टेबलाइज्ड। लेटन रिजाइन, ये भी रिजाइन दे देता है ड्यू टू द डिफीट कंजर्वेटिव पार्टी इन द इंग्लैंड। कंजर्वेटिव पार्टी की जब डिफीट हो जाती है, वहाँ पे हार हो जाती है इंग्लैंड में, तो ये भी रिजाइन दे के वापस चला जाता है। ओके, तो हमने आज अभी लीटन तक कर लिया है, लीटन तक। इसके बाद फिर रीपेन से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको हम वो ट्रिक बता देते हैं, जैसा कि यल, यम, यन, इसके बाद फिर यल आ जाएगा, इसके बाद फिर आर आ जाएगा। तो एल से हो गया लॉरेंस, एम से हो गया मयो, नॉर्थब्रुक हो गया एन से, एम एन तो सीरियल है, एल एम एन तो सीरियल है, एल और आर आपको याद करके रखना पड़ेगा। एल से हो गया लीटेन और आर से हो गया रीपेन। तो आप लोग इसे याद करके रखेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो कि हमेशा आप लोगों को काम आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।